तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई वो डोंग डोंग के साथ लाइट चर्च के अंदर घुस जाता है, मगर वहां पे उसे दिखाई देता है कि मेंग लियार और हुन टियानडाओ वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं और वो लोग भी सेम वही आर्टिफैक्ट चुराने के लिए आए हैं। मगर इतने में उन लोगों के सामने लाइट चर्च के कुछ एल्डर्स अपीयर होते हैं। मगर दूसरी तरफ हम लोगों ने डोंग डोंग को भी देखा था। डोंग डोंग अंदर से वो आर्टिफैक्ट चुरा कर बाहर निकलता है तो वो लोग फौरन से वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद लाइट चर्च के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो वहां पर उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा घमासान लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि न सिर्फ लाइट चर्च के लोग मौजूद थे बल्कि डार्क चर्च से भी लोग आए थे। वो सारे के सारे योंग फाई के पीछे पड़े हुए थे और योंग फाई अपने दोस्तों के साथ डील बना लेता है कि वो लोग इस पर बाद में बात करेंगे, पहले वो इन लोगों को निपटाते हैं। इतना कहने के बाद वो लोग पहले तो डार्क चर्च के लोगों को एक एक करके निपटा देते हैं और एक वॉरियर को वहां पर बांध देते हैं, जिसके बाद वो लोग लाइट चर्च के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कैरेज वापस से लाइट चर्च की तरफ जा रहा होता है और वहां पर बहुत सारे लोग खड़े होकर उस चर्च को देख रहे थे कि ये तो सीधा टेंपल की तरफ जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि सुना है कल रात 3 ईस्टर्न कल्टीवेटर्स वो टेंपल के अंदर घुस गए थे और उन लोगों ने टेंपल से हमारे लाइट चर्च का सबसे कीमती ट्रेजर चुरा लिया है। हालांकि वहां पर 5th हेवन लेवल के बहुत सारे मास्टर्स मौजूद थे, मगर वो सारे ही उनकी आंखों के सामने से निकलकर भाग गए। उस कैरेज के अंदर मौजूद लाइट चर्च का वो मास्टर ये बातें सुन रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम ईस्टर्न चर्च के लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेजर्स को स्टोर करने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। इतने सालों से हम लोगों ने ना जाने कितने ही मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और क्रिस्टल्स जमा किए थे। अभी तक तो शायद कोई भी नहीं जानता कि क्या कुछ चोरी हुआ है, पर अगर ये सब बार बार होता रहा तो मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और टेंपल में मौजूद हर एक ट्रेजर चोरी हो जाएगा। एक सोल्जर फौरन से जाते हुए उस कैरेज का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर से वो ओल्ड मैन बाहर निकलता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में था। उसकी ये हालत देखते हुए एक बंदा कहने लगता है कि बाय द वे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो सारे के सारे एक साथ यहाँ पर क्यों आए थे। एक तरफ डार्क चर्च था और दूसरी तरफ ईस्टर्न कल्टीवेटर्स, उन सबको ऐसा क्या मालूम था। मगर दूसरी तरफ वो ओल्ड मास्टर कह रहा होता है कि लगता है यहाँ पे हर जगह बहुत सारी बातें फैलना शुरू हो गई हैं ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। मगर वो अपने सोल्जर से कहता है कि उन लोगों को जाकर बता दो कि मुझ पर अचानक से हमला हुआ था और किसी से भी वैल्यू ऑफ गॉड के बारे में कुछ भी मत कहना। बस उन लोगों को ऐसा बताओ कि उन सारे ही लोगों ने एक साथ मौके का फायदा उठाकर मुझे हर्ट किया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डार्क चर्च का वॉरियर एक जगह बैठा हुआ होता है और दूसरी तरफ मेंग लियार और हुन टियानडाओ योंग फाई के साथ उस ट्रेजर के लिए एक से बढ़कर एक बोली लगा रहे होते हैं। और हुन टियानडाओ वो 25,000 कॉइंस देने को तैयार हो गया था, मगर मेंग लियार वो उससे भी ज्यादा बड़ी बोली लगा लेती है, जिस पर हुन टियानडाओ को गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा किसी पर निकालने की कोशिश करता है। मगर उसे कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जिस पर वो अपना गुस्सा निकाले, मगर उसे वहां पे जब वो डार्क चर्च का वॉरियर नजर आता है तो हुन टियानडाओ फौरन से वहां पे जाता है और जाते साथ ही अपना गुस्सा उस वॉरियर पर निकाल देता है, उसे बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है तो वो दोबारा से अपनी बोली को बढ़ाता है और कहता है कि मेंग लियार अब तुम इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं लगाओगी। वो देखता है कि वो ट्रेजर उस ड्रैगन के मुंह में है, जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि मैं इसके लिए 30,000 देने को तैयार हूँ। और वो मेंग लियार को वार्न करता है कि अब इससे बड़ी बोली बिल्कुल भी मत लगाना, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। मगर मेंग लियार कहती है कि मेरा टेंट सेक्ट वो इसके लिए 4 लाख गोल्डन कॉइन्स भी दे सकता है। वो हुन टियानडाओ से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ऑफर कितनी बड़ी है, तुम जितना भी ऑफर करोगे मैं उसमें 50,000 ऐड कर दूंगी। ये सिचुएशन देखने के बाद योंग फाई कहता है कि हम लोग ज्यादा हैं और ये बॉन बिल्कुल छोटी सी है और एक ही है। मुझे नहीं लगता कि ये एक बॉन हम तीनों के लिए काफी होगी, क्यों ना हम लोग बाकी के टेम्पल्स में जाएं और इस तरह के और भी ट्रेजर्स चुरा लें। तो मेंग लियार कहती है कि आज के इंसिडेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी टेम्पल की इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने ट्रेजर्स को रिवील करे। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस वैल्यू ऑफ गॉड के अंदर जब तक हम लोग मौजूद हैं हम लोग इस ट्रेजर की पावर को अचीव नहीं कर सकते। ये सुनकर योंग फाई कहता है आखिर इसका क्या मतलब है। तो मेंग लियार कहती है कि गॉड ऑफ लाइट मरने से पहले ही अपने लिए दोबारा से रीइंकार्नेशन की पूरी तैयारी करके गया था। उसने अपनी पावर को वैल्यू ऑफ गॉड के अंदर सील कर दिया था।
और वो पावर ऐसी पावर है कि जिसे तुम चाहकर भी रिफाइन नहीं कर सकते। ये सुनकर हुंटियांडाओ कहता है कि अगर ये ट्रेजर इतना ही बेकार है तो फिर तुम इसके लिए फाइट क्यों कर रही हो। तो मेंगलियर कहती है मुझे ये ट्रेजर सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि इसे मैं डीमन सील फॉर्मेशन में लगा सकूं। वो डीमन सील हमारे सेक्ट के सीक्रेट रियलम में मौजूद है। ये सुनकर हुंटियांडाओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसे पता भी नहीं था कि सीक्रेट रियलम में कोई डीमन भी मौजूद हो सकता है। मगर यहाँ पर मेंगलियर उन लोगों से कहती है कि बहुत जल्द वो डीमन उस सील को तोड़कर बाहर आ सकता है, क्योंकि वो डीमन हजारों सालों से वहाँ पर कैद है और उस सील की पावर अब कमजोर होती जा रही है। अगर हमें उस सील को दोबारा से एनर्जी से चार्ज करना है तो उसके लिए हमें डिवाइन पावर चाहिए होगी। अगर एक मर्तबा वो सील कमजोर पड़ गई और वो डीमन आजाद हो गया तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो डीमन इतना खतरनाक है कि वो हुंटियांडाओ को भी नहीं छोड़ेगा। वो हुंटियांडाओ से कहती है कि भले ही तुम एक डीमन डिसेंडेंट हो मगर उसके बावजूद भी तुम्हारे एंसेस्टर्स ने मिलकर हमारे टेंटाई सेक्ट को ये पावर दी थी कि हम लोग उस डीमन गॉड को सप्रेस कर सकें और वहां पर सील कर सकें। ये सुनने के बाद योंगफे कहता है कि जिस डीमन की ये बात कर रही है कहीं ये वही डीमन तो नहीं है जो मैंने उस वॉइड इल्यूजन के अंदर देखा था। क्या ये लड़की वाकई में उस डीमन को दोबारा से लॉक करने के लिए वो पर्ल हासिल करना चाहती है। ये याद आने के बाद वो फौरन से डोंग डोंग से कहता है कि चलो अब वो बॉन मेरे हवाले कर दो, हमें अब गॉड ऑफ वैली में जाना होगा। इतना कहने की देर थी कि अचानक से डोंग डोंग उस बॉन को तोड़ देता है और उसके अंदर मौजूद पर्ल बाहर निकल आता है। सारे के सारे लोग उस पर्ल को देखते ही फौरन से उस पर झपट पड़ते हैं और उसे हासिल करने के लिए जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो डोंग डोंग उनसे पहले ही वहां पर पहुंच जाता है और उस पर्ल को सीधा ही निगल लेता है। ये देखते ही सब लोग चौंक जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक से कोई चौथा बंदा एंट्री लेगा और वो उस चीज को निगल जाएगा। मगर डोंग डोंग मजे से नीचे आ रहा होता है। इससे उस पर्ल को खाकर उसे मजा तो आ रहा था मगर फिर मेंगलियर उसे पकड़ती है और उल्टे लटका कर उससे कहती है कि चलो उस पर्ल को फौरन से बाहर निकालो। मगर फिर हुंटियांडाओ वो कहता है कि जरा मुझे तो ये कहने के बाद वो उसे बार बार झटकता है और कहता है कि चलो बेबी ड्रैगन वो पर्ल बाहर निकाल दो। मगर डोंग डोंग को वहां पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, जिसके बाद योंगफे गुस्से में आ जाता है और उन लोगों को पंच मारते हुए पीछे धकेल देता है और डोंग डोंग हवा में ऊपर जाता है तो योंगफे उसे दोबारा से कैच कर लेता है और डोंग डोंग से कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो डोंग डोंग कहता है कि ये चीज मेरे अंदर मूव कर रही है। तो योंगफे कहता है क्या तुम्हें कुछ एबनॉर्मल फील हो रहा है। तो डोंग डोंग कहता है कि ये चीज मेरी बॉडी में कहीं जाने की कोशिश कर रही है। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से वो पर्ल फौरन से उसकी बॉडी से निकलकर सीधा उसके फोरहेड की तरफ चला जाता है और हम लोग देखते हैं डोंग डोंग बहुत ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो सारे के सारे एनर्जी उसके फोरहेड पर एक जगह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिससे डोंग डोंग को शुरू में थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है मगर वो पर्ल उसकी थर्ड आई की तरह उसके फोरहेड पर अपीयर हो जाता है और वो योंगफे से कहता है कि क्या ये थर्ड आई अवेकनिंग है। ये कहने के बाद वो उस पर्ल को निकालने की कोशिश करता है मगर वो पर्ल उसके फोरहेड पर पूरी तरह से चिपक गया था और उससे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर तो डोंग डोंग खुद भी परेशान हो जाता है कि अब इसे मैं यहाँ से कैसे हटाऊंगा। और योंगफे कहता है कि अरे नहीं, इस पर्ल के अंदर मौजूद गॉड ऑफ लाइट वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गई है। ये देखकर हुंटियांडाओ गुस्से में कहता है कि इस ड्रैगन ने मौके का फायदा उठाया है और इसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, जिसकी वजह से अब ये स्टोन पूरी तरह से बेकार हो चुका है। और यहाँ पर योंगफे कहता है कि इस स्टोन की पावर खत्म हो गई है और ऊपर से हम लोगों ने टेंपल के लोगों को मारा भी है, इसलिए लगता है शायद अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। ये सुनते ही मेंगलियर और हुंटियांडाओ दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद दोनों ही अपने हाथों से एनर्जी अटैक करते हैं और वो एनर्जी अटैक सीधा डार्क चर्च के वॉरियर को करते हैं, जिससे वो वॉरियर वहीं ठिकाने लग जाता है और हुंटियांडाओ फौरन से अपने विंग्स ओपन करता है और वहां से निकलते हुए कहता है कि गुड बाय बेवकूफो। और मेंगलियर भी मौके का फायदा उठाकर उड़ते हुए जाती है और कहती है कि अब अगली मुसीबत तुम्हारे सर पर होगी। मगर डोंग डोंग वो मेंगलियर से कहता है कि प्लीज एक मिनट के लिए रुक जाओ। ये सुनते ही वो लड़की रुक जाती है और यहाँ पर योंगफे कहता है कि क्या तुम मेंगलियर से कुछ कहना चाहते हो। तो डोंग डोंग कहता है कि हाँ, असल में उसके मास्टर ने मुझे कुछ कहा था, वो मैसेज मुझे
उसे पहुंचाना है। तो मैंगलियर कहती है क्या मैसेज है, मुझे जल्दी बताओ। तो डोंग डोंग कहता है जरा 1 मिनट रुको, मुझे याद करने दो। जिसके बाद वो कहता है कि अरे हाँ अब मुझे याद आया। ये कहने के बाद वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम अपने मिशन में 100 टाइम्स फेल हो गई। ये सुनकर वो लड़की तो गुस्से में पागल हो जाती है और कहती है कि दिल तो चाहता है कि तुम्हारी चटनी बना दूं, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं तुमसे इसका हिसाब किताब जरूर लूंगी। ये कहने के साथ ही वो वहां से चली जाती है और जाते हुए कहती है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी चमड़ी अपने हाथों से उधेड़ूंगी, इसलिए मेरे सामने मत आना। मगर योंगफै कहता है कि बेबी ड्रैगन लगता है तुमने बहुत कुछ नया सीखा हुआ है, मगर अब मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। हम लोगों ने नए दुश्मनों से पंगा ले लिया है और हमें ये भी नहीं मालूम कि ये लोग चाहते क्या हैं। मगर वो बेबी ड्रैगन कहता है मुझे अब नींद आने लगी है, पता नहीं क्यों मेरी आंखें बंद होने लगी हैं। तो योंगफै कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा फील क्यों कर रहे हो, प्लीज कुछ तो जवाब दो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है मगर उसके बावजूद भी वो ड्रैगन सो जाता है और उसी के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से लाइट चर्च के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने उसी टेंपल में बैठा हुआ अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कुछ ऐसे ट्रेजर्स थे जिसके जरिए वो खुद को बहुत जल्दी हील कर सकता है और उन ट्रेजर्स की पावर्स को यूज करके वो बहुत सारे जख्मों को ठीक कर देता है। इतने में वहां पर एक सर्वेंट आता है और वो आते ही बताता है कि हमारे पास एक लेटर आया है जो कि एक लेडी ने भेजा है। ये वही लेडी है जो कि इस साइड से आई थी और उसी ने ही वो ट्रेजर चुराने की कोशिश की थी। ये सुनते ही वो मास्टर फौरन से खड़ा हो जाता है और उस लेटर को लेने के बाद जब वो उसे पढ़ता है तो वो लेटर असल में मैंगलियर का होता है और मैंगलियर ने उससे लिखा था कि मैं ईस्टर्न कल्टीवेटर मैंगलियर हूँ और मैंने ही योंगफै और हुन टियानडाओ के साथ मिलकर आप लोगों का वो ट्रेजर चुराया था, मगर वो ट्रेजर अभी इस वक्त योंगफै के पास है और हम बाकी के 2 लोग उसे छोड़ चुके हैं क्योंकि योंगफै वो डार्क चर्च के लिए काम करता है, इसीलिए अब वो जाने और आप जाने, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए मैं आपको ये अपोलॉजी लेटर लिख रही हूँ। ये लेटर पढ़ने के बाद वो मास्टर उस सोल्जर से कहता है कि जाकर सबको बता दो कि वो ट्रेजर अब योंगफै के पास है और उन लोगों की आपस में लड़ाई हो चुकी है जिसकी वजह से वो लोग अब अलग अलग हो गए हैं। इतने में वो सोल्जर कहता है मास्टर क्या हम लोगों को वहां पर कुछ ट्रूप्स को भेजना चाहिए ताकि हम लोग वो ट्रेजर वापस ला सकें। मगर वो मास्टर कहता है कि हाँ हमें यही करना होगा क्योंकि उस लड़के के पास हमारे सबसे कीमती ट्रेजर्स हैं और जहां तक मुझे पता है हम लोगों से पहले डार्क चर्च उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। वो सोल्जर से कहता है कि फौरन से पूरे शहर में ये न्यूज फैला दो कि हम लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बाकी लोगों को माफ करने के लिए तैयार हैं और हम लोग उन्हें माफ करने के लिए उनसे कांटेक्ट भी करेंगे। ये सुनकर वो सोल्जर वहां से चला जाता है मगर वो एल्डर कहता है कि ये लड़की बहुत ही चालाक है, इसने बहुत ही अच्छा मूव खेला है, उसने जानबूझकर ये अपोलॉजी लेटर पब्लिकली सेंड किया है ताकि हमें कोई एक्शन लेने का भी टाइम न मिले और ऊपर से इसने मेंशन भी नहीं किया है कि ये लड़की है कौन और ऊपर से ये हमारे गॉड ऑफ लाइट की रीइंकार्नेशन के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। अगले सीन में हमें डार्क चर्च में दिखाया जाता है कि डार्क चर्च का एक वॉरियर फौरन से अपने मास्टर के पास आता है और वो एक लेटर हाथ में लेकर आते हुए कहता है कि मास्टर हमारे डार्क चर्च के जिस मास्टर को किडनैप किया गया था वो मिल गया है। उसकी इंफॉर्मेशन हमें एक रेड हेयर वाले ईस्टर्न कल्टीवेटर ने दी है। उस बंदे का कहना है कि हमारे उस मास्टर को मारने वाला बंदा वो असल में योंगफै है और वो डिवाइन बोन भी उसी बंदे के हाथ में है। ये कहने के बाद अचानक से एक बड़ा सा पैर उसके सामने अपीयर होता है जो कि एक जायंट बीस्ट का पैर था और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक डबल हेड ड्रैगन आता है जो कि उस बंदे को इस तरह घूर कर देख रहा होता है कि जैसे वो उसे कच्चा चबाने वाला हो और डार्क चर्च का वो वॉरियर उस ड्रैगन को देखते ही कांपना शुरू हो जाता है। उसे समझ में आ गया था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। इतने में वो ड्रैगन उसके सामने बहुत ही जोर से धाड़ता है और हमें एक और मास्टर की आवाज सुनाई देती है। वो मास्टर उस वॉरियर से कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम सारे लोग इतने एक साथ मिलकर भी एक छोटा सा ट्रेजर उन लोगों से नहीं छीन पाए।
तुम लोगों की इस हरकत की वजह से मेरे डार्क चर्च का नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है। तुम लोग इसकी सजा के हकदार हो, इसीलिए तुम्हें अभी इसी की सजा दी जाएगी। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उस वॉरियर को कच्चा ही चबा जाता है और वो डार्क चर्च का मास्टर उठकर वहां से चला जाता है। और फिर वो कहता है कि अच्छा तो वो एक ड्रैगन नाइट है। हम भी देखते हैं कि वो कैसे ड्रैगन का शिकार करता है। योंगफै यहाँ पर भाग रहा होता है और वो कहता है कि दो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और एक बंदा एक वेपन के पीछे छुपा हुआ है और एक बंदा अभी भी कहीं पे छुपा हुआ है, मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। इतने में उसके पीछे मौजूद एक वॉरियर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस पर बहुत सारे आइस स्टोन्स थ्रो करता है, जिससे योंगफै अपने आप को बचाते हुए वहां से तेजी से भागता जा रहा था। और साथ में योंगफै कहता है कि पहले इन लोगों को एक साथ इकट्ठा करना होगा, जिसके बाद इन लोगों का काम तमाम किया जाएगा। इतना कहने की देर थी कि वो अचानक से एक फॉर्मेशन के अंदर आकर लॉक हो जाता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े आइस स्टोन्स आते जा रहे हैं और वो उसे चारों तरफ से कवर करते जा रहे हैं। और देखते ही देखते योंगफै पूरी तरह से उस आइस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है। मगर उस आइस फॉर्मेशन से निकलने के लिए वो अपनी डिमोनिक पावर को यूज करते हुए पूरी तरह से उस आइस स्टोन्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जो बंदा उस फॉर्मेशन को यूज कर रहा था, योंगफै उसे देखता है तो वो फौरन से उस पर अपनी डीमन पाल्म टेक्निक को यूज करते हुए उसे वहीं खत्म कर देता है। जिसके बाद वहां पर अचानक से बहुत सारे वॉरियर्स आना शुरू हो जाते हैं और योंगफै जब उन्हें देखता है तो वो फौरन से अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है। उसे पता चल गया था कि इतने लोगों से बचना मुमकिन नहीं होगा, इसीलिए उन्हें खत्म करना ही बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए वो तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने सामने आने वाले उन वॉरियर्स को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे चुटकियों में खत्म कर देता है। योंगफै की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को योंगफै की बराबरी करना तक बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। मगर जब योंगफै वो अपने स्पीयर की मदद से सब लोगों को निपटाता है और वो सामने मौजूद 5th लेवल के वॉरियर की तरफ आगे बढ़ता है और उसे पंच मारता है, तो वो सामने वाला वॉरियर इतना ताकतवर होता है कि वो उस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर योंगफै उसे पुश करने की भी कोशिश करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा वो वॉरियर अपने पंच के जरिए योंगफै को वापस पीछे धकेल देता है। ये देखने के बाद योंगफै को समझ में आ जाता है कि वो इसका भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो फौरन से वहां से उन लोगों को कहीं और ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर वो सारे ही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और दूसरी तरफ योंगफै भागते हुए कहता है कि पता नहीं ये बेबी ड्रैगन कब होश में आएगा। और वो साथ में मेंगलियर के बारे में भी कह रहा होता है कि अगर मेंगलियर को एक डिवाइन स्टोन न मिला तो वो फ्यूचर में मेरे लिए इसी तरह की मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। इतना कहने के बाद वो एक खाई से छलांग लगाता है तो अचानक से नीचे से वो डबल हेड ड्रैगन बाहर निकल आता है, जो कि योंगफै को मारने ही वाला था, मगर योंगफै उससे निकल जाता है। ये देखने के बाद वो ड्रैगन उसके ऊपर फायर एंड आइस एनर्जी के साथ हमला करना शुरू कर देता है, जो कि आग के गोलों की तरह उसके ऊपर बरस रहे होते हैं। और उस ड्रैगन के ऊपर मौजूद वो मास्टर उससे कह रहा होता है कि बेहतर है कि हार मान जाओ, तुम उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। मगर योंगफै यहाँ पर अपनी डीमन हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उस ड्रैगन को पकड़ता है और फौरन से वहां से काफी ऊपर आ जाता है और उस ड्रैगन को मारने के लिए अपनी ड्रैगन नाइट टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ वो स्पीयर को इतनी जोर से थ्रो करता है कि वो सीधा उस ड्रैगन को जाकर हिट करता है, जिससे वो ड्रैगन उस डार्क चर्च के वॉरियर के साथ ही नीचे जा गिरता है। योंगफै को लगा कि वो ड्रैगन खत्म हो जाएगा, मगर वो तो पल भर में ही दोबारा से खड़ा हो जाता है और वापस से ऊपर आ जाता है और उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसके साथ वो बहुत ही तेजी से पलट कर आता है और योंगफै पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो योंगफै अचानक से अपने डिमोनिक पावर्स को अवेकन कर लेता है, जिसके साथ वो सिर्फ अपने एक हाथ के साथ ही उस ड्रैगन को होल्ड कर लेता है। जब वो ड्रैगन अपना जोर लगाता है तो योंगफै भी यहाँ से अपने दोनों हाथों के साथ जोर लगाना शुरू कर देता है। दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रहे थे, उसके बावजूद भी कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मगर अचानक योंगफै वो अपनी एनर्जी को एकदम ऐसे रिलीज करता है कि जिससे वो उस ड्रैगन को वापस पीछे धकेल देता है। और उस ड्रैगन के ऊपर मौजूद वो वॉरियर कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम काफी टैलेंटेड हो। ये सुनते ही योंगफै वहां से दोबारा से भागता है और वो मास्टर उससे कहता है कि भले ही तुम काफी टैलेंटेड हो, मगर फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ वो काफी तेजी से खत्म होने लगी है, तुम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते। ऊपर से तुम्हारा वो छोटा सा बेबी ड्रैगन वो भी तो कोमा में जा चुका है, इसलिए तुम चाह कर भी ज्यादा दूर नहीं जा सकते। ये सुनते ही योंगफै उससे कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया, तुम लोगों को मेरे इस डिवाइन ड्रैगन से डर लगता है, यही वजह है तुम लोग छुप कर मुझे और मेरे इस डिवाइन ड्रैगन को ऑब्जर्व कर रहे थे।
तुम लोगों ने इतने टाइम तक मुझे ऑब्जर्व किया पर मुझ पर कोई भी अटैक नहीं किया, मगर तुम लोग जानते हो कि ये डिवाइन ड्रैगन क्या कुछ कर सकता है, इसीलिए तुम इसे मार नहीं सकते। ये कहने के बाद वो एक जोरदार पंच के साथ अपने आसपास मौजूद वॉरियर्स को उड़ा कर रख देता है और उस मास्टर से कहता है कि अगर तुम लोग खुद मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है। ये कहने के बाद वो उन लोगों को फौरन से माउंटेन्स की तरफ लेकर जाना शुरू करता है तो वो मास्टर कहता है कि इसका पीछा करो, ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई वो उन लोगों को काफी दूर ले आता है और एक ऐसी जगह फंसा देता है जहाँ से वो लोग लेफ्ट राइट को नहीं निकल सकते। इतना देखने के बाद वो फौरन से उसी बेबी ड्रैगन को बाहर निकालता है और उस डबल हेड ड्रैगन की तरफ उसका मुंह करता है तो वो अचानक से अपने रियल फॉर्म में उस ड्रैगन को दिखाई देता है। उस डिवाइन ड्रैगन को देखते ही वो डबल हेड ड्रैगन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं पर ही गिर जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है। यहाँ पर योंगफाई दोबारा से उसी बेबी ड्रैगन को अपनी बॉडी के साथ एक कपड़े के साथ बांध देता है ताकि वो नीचे ना गिरे और वो डबल हेड ड्रैगन अपना मुंह छुपाए हुए होता है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो डोंग डोंग की तरफ देख सके। मगर यहाँ पर डार्क चर्च का वो मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए बेहतर यही है कि वो ड्रैगन और वो पर्ल मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम वो दोनों चीजें मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें इतनी आसान मौत मारूंगा कि तुम भी खुश हो जाओगे। ये कहने के बाद वहाँ पर वो बाकी वॉरियर्स भी आ पहुँचते हैं और वो भी यही बात कहते हैं कि फौरन से वो दोनों ट्रेजर्स हमारे हवाले कर दो। यहाँ पर उन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही होती है। योंगफाई को उनसे लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी पर योंगफाई पहले से ही उनके लिए तैयार खड़ा था। वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम सब लोग एक साथ यहाँ पे मौजूद हो तो तुम सबको एक साथ मारने में मजा आएगा। इतना कहने के साथ वो अपने एक हाथ से एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और जब वो एनर्जी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो योंगफाई उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है, उम्मीद है कि तुम लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा। इतना कहने के बाद वो डीमन गॉड हैंड टेक्निक को यहाँ पर यूज कर देता है। उस जायंट हैंड को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि फौरन से इस अटैक को रोको। मगर वो हैंड इतना बड़ा होता है कि वो उस पूरे के पूरे एरिया को ही कवर कर चुका होता है और उसकी रेंज में जो भी आता है वो मारा जाता है और हर एक चीज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक के वो 5th हेवन लेवल वॉरियर भी उसके सामने नहीं टिक पाता और वो डार्क चर्च का मास्टर उसे देखकर बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था। देखते ही देखते वो हाथ जमीन पे आकर टकराता है जिससे हर एक चीज पूरी तरह से तितर बितर हो जाती है। अगले सीन में हमें दोबारा से योंगफाई के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ईस्ट साइड से चलकर अब वेस्टर्न साइड पर आ गए थे और वो लोग योंगफाई की हेल्प करना चाहते थे। मगर इतने दूर आने के बाद भी उन लोगों को योंगफाई कहीं भी दिखाई नहीं दिया था और एक वॉरियर कहता है कि योंगफाई पर एक साथ 4 5th हेवन लेवल वॉरियर्स ने हमला किया है, मेरे ख्याल से उसका बचना पॉसिबल नहीं होगा। वो अकेला 4 मास्टर्स को हैंडल नहीं कर सकता। और पीछे खड़ा हुआ एक और वॉरियर कहता है कि हम लोग उसे पिछले 10 दिन से ढूंढ रहे हैं मगर वो अभी तक नहीं मिला है, क्या लगता है कि हमें उसे और भी ज्यादा ढूंढना चाहिए। तो नानगोंग कहती है कितनी बदकिस्मती की बात है, मुझे एक बहुत ही अच्छा और हैंडसम प्रिंस मिल गया था मगर शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक उन लोगों को एक धमाके की आवाज आती है और वो सारे के सारे एक तरफ पलट कर देखते हैं तो उन लोगों को वहां से काफी ज्यादा धूल मट्टी उड़ती हुई नजर आ रही होती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वहां पर अभी किसी की शायद लड़ाई हुई है या फिर कोई शख्स मौजूद है जिसने वो एनर्जी ब्लास्ट किया है। मगर वहां इतनी ज्यादा धूल मट्टी होती है कि उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो शख्स है कौन। मगर जैसे जैसे वो मट्टी और धूल खत्म होने लगती है तो उन्हें नजर आने लगता है कि उन लोगों के सामने कोई शख्स मौजूद है और फिर जब वो लोग क्लियरली देखते हैं तो उन्हें नजर आता है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि योंगफाई है। वो उस अटैक में सरवाइव कर गया था और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।